हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रैक एसएससी रेलवे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक नया चीज़ ज्योमेट्री, जो एडवांस में आता है हमारा। और एडवांस में से सवाल आते हैं बहुत सारे, मेंस को हो, एसएससी का मेंस का हो। तो हम एकदम नए तरीके से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो से। मैं ये मान के चलूँगा कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता ज्योमेट्री में, और मैं चाहूँगा कि आपके दिमाग में हर वो एक चीज़ डाला जाए जिससे कि आपकी समझ विकसित हो और आप एक हर एक चीज़ को, ज्योमेट्री के कहीं से भी सवाल आए तो आप चीज़ों को कर पाइएगा। तो ये जैसा कि हर चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, तो इस चैप्टर से मैं इंट्रोडक्शन दूंगा और मैं आज से क्लास में जो भी बताऊंगा वो आपको याद करने होंगे। क्यों? क्योंकि आगे के जितने क्लास होंगे सारे डिपेंड करेंगे इस क्लास पे, और वो कुछ कुछ बेसिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्टली याद होनी चाहिए। फिर मैं सारे चीज़ों को प्रूफ करूंगा कि कहाँ पे किसका क्या यूज है। ठीक है, तो आइए हमारे साथ बने रहिए, ये जितनी देर का क्लास चलेगा। और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों को सब कुछ आपको ध्यान रखना है कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए, पहला बात करेंगे अगर हम ज्योमेट्री की। ओके, ज्योमेट्री का तो देखिए, हम अगर बात करते हैं एसएससी का सीजीएल का प्री में, तो प्री में 2 या 3 सवाल आते हैं। मतलब आपको कहने का मतलब, प्री में आपको 6 मार्क्स का सवाल आएगा। ओके, अगर यही बात करेंगे सीजीएल का प्री, सीजीएल का देखिए एग्जाम होता है, सीजीएल का अगर बात करेंगे तो इसमें क्या आता है कि 4 से 5 सवाल आते हैं ज्योमेट्री के, तो वो 10 नंबर। ओके, अगर हम बात करेंगे सीपीयू में, तो सीपीयू में एटलीस्ट 5 सवाल आएंगे, यहाँ भी 10 नंबर। अगर हम बात करेंगे मेंस, सीजीएल का मेंस जो होता है एग्जाम, उसमें एटलीस्ट जो सवाल आते हैं आपका 10 सवाल, तो 20 नंबर। तो आप सोच सकते हैं कि सीजीएल का प्री और सीजीएल का मेंस में एटलीस्ट ज्योमेट्री से 26 नंबर के सवाल आते हैं। तो एक एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको 26 नंबर भी देगा। साथ में अगर आप ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ते हैं तो मेंसुरेशन में भी आपका हेल्प होगा। और ये एक ऐसा चैप्टर है, अगर इसको आप सही से, हर थ्योरी अगर आपको नहीं पता है तो आप सवालों को करने में बहुत समय लीजिएगा। और इतना ये चीज़ है कि अगर आपको एक एक थ्योरी याद है तो आप सवालों को बहुत ही जल्दी सोल्व कर दीजिएगा। मतलब ये मीन्स हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि जो अर्थमेटिक के सवालों में गुना भाग करना पड़ता है, इसके सवालों में आपको बस दिमाग लगाना होता है और आंसर आपके सामने होता है। तो हम पढ़ेंगे एकदम, आपको मैं बता दूं, जो हमारे साथ जुड़े रहेंगे पूरे एक एक ज्योमेट्री के क्लास में, उनको मैं जीरो से लेके एडवांस लेवल तक का ज्योमेट्री बताऊंगा। कि जिनको नहीं आता ज्योमेट्री, थोड़ा सा भी ज्योमेट्री नहीं आता है ना, उनको भी मैं ज्योमेट्री सिखाऊंगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है। ओके, आप इतना समझिए कि आपको कुछ भी नहीं आता है। अब देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे ज्योमेट्री में। तो देखिए, ज्योमेट्री में जब पढ़ने से पहले आपको कौन कौन चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। पॉइंट का नॉलेज होना चाहिए, क्या होता है। लाइंस का, हम बाइलिंगुअल करेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में बताएंगे चीज़ों को। तो जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है वो केवल बस इंग्लिश को याद रखे, और जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है उन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं या हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं। ओके, सर्कल, आप चीज़ों को देख रहे हैं, पॉलीगॉन। ओके, ये बेसिक क्लास है, ये तो मतलब जीरो से मैं बताऊंगा इतना ना कि आप अगर पूरा मेरा क्लास ज्योमेट्री का कर लीजिएगा, 30 से 40 क्लास जो भी हमारा चलेगा, एकदम ज्योमेट्री आपके दिमाग पे रहेगा। आप सवाल देखते ही बनाइए, चाहे वो सवाल कोई भी एग्जाम का हो। ठीक है, अब देखिए हम इतना पढ़ेंगे, पॉइंट्स क्या होते हैं, लाइंस क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटर, सर्कल, पॉलीगॉन, हिंदी जानते होंगे। पॉइंट्स मतलब बिंदु, लाइंस मतलब रेखा, एंगल मतलब कोण, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, और क्वाड्रिलेटर मतलब चतुर्भुज, सर्कल मतलब वृत्त, और पॉलीगॉन मतलब बहुभुज। चीज़ों को आप समझ रहे हैं सही सही से। अब देखिए क्या हुआ कि कुछ लोग पहला दिन क्लास करेंगे हमारे साथ, उनको पूरा 100% समझ में आएगा। दूसरा दिन भी हमारे साथ क्लास करेंगे तो उन्हें दूसरा दिन भी 100% समझ में आएगा। तीसरा दिन क्लास करेंगे, उन्हें तीसरा दिन भी 100% समझ आएगा। अब चौथा दिन, कुछ कुछ स्टूडेंट के 3 क्लास करने के बाद चौथा क्लास में वो नए आए हैं, कुछ कुछ लोग नए आएंगे, तो उन्हें 50% समझ में आएगा। अब 5वें दिन वो देखेंगे तो उनको फिर 25% समझ में आएगा। तो इसलिए ये जो शुरुआत में एक एक क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, और हर एक क्लास में आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। आप चाहे रहें या ना रहें, फिर आपको कोई फायदा होगा नहीं। तो इसलिए हर एक क्लास को करिए। और देखिए, पढ़ाने का मैं, जैसे मैं ट्रायंगल पढ़ाऊंगा तो मैं एक एक चीज बताऊंगा। देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं क्या क्या बताने वाला हूँ। आप ये इंट्रोडक्शन क्लास शुरू में 5 मिनट आपको मैं बोर करूंगा, लेकिन ये आपके लिए महत्वपूर्ण है बहुत ही ज्यादा। अब देखिए, मैं ट्रायंगल पढ़ाऊंगा, ट्रायंगल का बेसिक बताऊंगा। ओके, ट्रायंगल का बेसिक बताऊंगा, ट्रायंगल में इन सेंटर बताऊंगा।
इन सेंटर मतलब क्या होता है बताइए जल्दी से। अंतः केंद्र। ओके, अब देखिए इन सेंटर बताऊंगा तो फिर मैं सेंट्रॉइड बताऊंगा। सेंट्रॉइड मतलब क्या होता है आपको, केंद्रक। हर एक चीज के बारे में बताऊंगा और डिटेल से और प्रूफ करके, एक एक चीज को प्रूफ किया जाएगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मैं बस आपको रटवाऊंगा, लेकिन जो आज का क्लास करवाऊंगा तो उसमें आपको बस याद रखना है। क्यों याद रखना है कि आगे आने वाले क्लास में सारा चीज आपको हेल्प करेगा, फिर सारे चीज को प्रूफ भी करूंगा। तो आज के क्लास को बस प्लीज आप जितने में पॉइंट आज बताऊंगा 10 से 20 पॉइंट, वो सारे पॉइंट को आप नोट्स बना के सारे पॉइंट को 10 से 20 मिनट देखिएगा, सारे पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर हो गया। हम बात करेंगे एक सेंटर होता है, एक सेंटर वही केंद्र। ठीक है, ये आपको नोट डाउन नहीं करने, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सर्कल में पढ़ाऊंगा, सॉरी मैं जब ट्रायंगल पढ़ाऊंगा तो मैं इतने चीजों के ऊपर चर्चा करूंगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी बताऊंगा। ठीक है, फिर मैं सिमिलरिटी बताऊंगा, क्योंकि पूरी ज्योमेट्री में ये सेम ट्रायंगल ही एक इतना बड़ा चैप्टर है ना कि आपको इसमें ही आपको परेशान होगा हमेशा। ठीक है, तो आपको इसको ही मैं पहले करवाऊंगा। इस सीवियन हो गया। ओके, फिर मास पॉइंट थ्योरम बताऊंगा। ठीक है, मास पॉइंट ज्योमेट्री थ्योरम बताऊंगा। तो इतने चीज मैं बताऊंगा बेसिक से, सारे चीज को प्रूफ, सारे चीज को क्या कराऊंगा भाई, प्रूफ कराऊंगा। अब देखिए आज के क्लास में मैंने क्या बोला कि आपको क्या करना है, आज में रटना है। आज के क्लास में याद रखना है, रटना है। जितने मैं पॉइंट बताऊं सबको दिमाग में रख लीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपका ज्योमेट्री आगे जितने भी क्लास आएंगे, आपको ज्योमेट्री एक एक दिमाग में आप याद नहीं भी करना चाहेंगे, ज्योमेट्री आप नहीं भी समझना चाहेंगे ना, तो फिर मैं आपके दिमाग में ज्योमेट्री को डालूंगा, अगर आप हमारे साथ पूरे ज्योमेट्री में बने रहेंगे तो। ठीक है, ये मैं आपको पहले बोल देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए चीज़ों क्या होती है। अब जब भी मैं कोई चीज़ पढ़ाऊंगा, मैं जो जो भी चीज़ पढ़ाऊंगा, तो जब भी आप पढ़िए ना ज्योमेट्री, तो आप यही चीज़ रखें कि ऐसा क्यों होता है। और जब ये क्यों सवाल आपके दिमाग में उठेगा, तो आपको होगा कि ऐसा क्यों होता है, तो मैं उसको बताऊंगा प्रूफ करके। और जब प्रूफ कर दूंगा तो आपके दिमाग में चला जाएगा। आपको प्रूफ एग्जाम के लिए नहीं रखना, लेकिन प्रूफ अपने लिए रखना है कि यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है, और ये क्यों आप रखिएगा दिमाग में, तो आपका एक एक ज्योमेट्री का सवाल बनेगा और बनेगा। रटना नहीं है आगे की चीजों में, लेकिन आज क्या है, आपको याद रखने किस लिए, कि वो बेसिक चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। मैं जैसे मैं पढ़ाऊँ ज्योमेट्री समझाऊँ, तो वो चीजों का इस्तेमाल करूँ तो आप बोल पाइएगा अच्छा सर यहाँ पे ये बताए थे, और वो चीजें आपको याद रहेंगी तो आप एक ही चीज को कर पाइएगा। ठीक है, शुरू का आप समझिए। तो और कुछ कुछ मैं ऐसे चीज बताऊँ, एसएससी और रेलवे और सीडीएस में जितने एग्जाम, जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे ज्योमेट्री से संबंधित, वो तो मैं सारे चीजों को प्रूफ कर करके बताऊंगा। अब एसएससी में नहीं पूछने वाले भी सवाल जो टफ एग्जाम में पूछते हैं, मैं उनको भी बताऊंगा, लेकिन उनको प्रूफ नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं, समय आपके पास क्या है, लिमिटेड मात्रा। चीजों को आप समझ रहे हैं अच्छे से। अब देखिए, ठीक है, तो अब मैं इतना चीज बताऊंगा, आपको ध्यान रखने हैं एक एक चीज। अब मैं देखिए पहले शुरू में क्या बताऊंगा, मैं जो शुरू में बताने वाला हूँ, आप ध्यान से समझिएगा हर एक चीज को। ओके, जो फर्स्ट आपका पॉइंट है, और सारे चीज को नोट डाउन करना है। ये फर्स्ट पॉइंट आपके सामने रहा, और सारे चीज को क्या करना है आपको, नोट डाउन करना है। क्या करना है, नोट डाउन। ठीक है, अब देखिए पहला पॉइंट, ध्यान से समझिए, ध्यान से। ओके, ठीक है, अब देखिए ये जो मैं बना रहा हूँ, दो लाइन मैंने बनाया। ठीक है, ये मैंने दो लाइन बनाया, चीज समझ रहे हैं आप। तो ये जो दो लाइन, अगर ये दो लाइन पैरेलल हो, मैंने क्या बोला आपको, आज केवल केवल याद रखना है। फिर आगे के सवाल मैं जितने पॉइंट आज बता दूं, आपको उस कॉपी में नोट्स बनाइए और सारे चीज को 2-3 बार देखिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, क्यों याद करना है, मैं सारे चीज आपको इसका फायदा बताऊंगा आगे। तो ये जब दो लाइन होते हैं पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस मतलब कहने का समानांतर रेखाएं क्या होते हैं, मैं दोनों का नाम रखता हूँ एल एंड एम। बहुत सारे लोगों ने इससे चीज पढ़ा होगा, तो जो पढ़े उनको भी याद करना है। मैं सारे चीज को आपके दिमाग में डालूंगा। मुझे इतना पता है कि आपको कुछ नहीं पता है, और मुझे आपके दिमाग में पूरे ज्योमेट्री को डालना है। ठीक है, चीजों को आप समझिएगा। तो अगर एल और एम पैरेलल है, पैरेलल का ये साइन है। ठीक है, एल और एम अगर पैरेलल है, और बीच में एक रेखा जो इनको प्रतिच्छेद करती है, इस रेखा को क्या बोलेंगे, पहला बात ट्रांसवर्सल रेखा, सॉरी ट्रांसवर्सल लाइन हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में, और हिंदी में बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है,
तो ये अगर जब लाइन प्रतिच्छेद करती है तो आपको एक चीज रखना है, ठीक है। मैं जो बोल लिख रहा हूँ पहले, यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8, सब क्या है, ये सारे कोण है। क्या है? सारे सारे एंगल है। सारे क्या है भाई? एंगल है, ठीक है। अब मैं जो बताने वाला हूँ, अगर दो लाइन पैरेलल हो और बीच से कोई रेखा प्रतिच्छेद करता हो तो आपको जो पॉइंट याद रखना है, पहला पॉइंट याद रखना है आपको, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। अब कोरोस्पोंडिंग मतलब होता है संगत कोण। क्या होता है? संगत कोण। अब क्यों इक्वल होते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। क्यों इक्वल, मैं एक एक पॉइंट को नहीं छोड़ूंगा, सबको मैं प्रूफ करूंगा, लेकिन क्यों इक्वल होते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि बस आप याद रखिए। क्या करना है आपको? आज के क्लास में पूरा याद रखना है, ठीक है। तो कोरोस्पोंडिंग एंगल किसको बोलते हैं? जैसे देखिए, चीज को समझिए, ये हुआ संगत कोण, इसका ये इक्वल एक है जो 5 के बराबर, एंगल एक है जो एंगल 5 के बराबर होगा। तो आप खुद बोल दीजिएगा। तो एंगल 2 है जो एंगल 6 के बराबर होगा। बहुत अच्छा, एंगल 2 है जो एंगल 6 के बराबर होगा। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। अब देखिए, आप ये बोलिएगा कि जो एंगल 3 है वो भी एंगल 7 के बराबर, क्योंकि संगत भुजाएं, संगत कौन? संगत हो गया ये इसका, एक छोड़ के ये इसका। तो एंगल 2 हो गया 6 के बराबर, तो एंगल 3 होगा एंगल 7 के बराबर, तो एंगल 4 होगा एंगल 8 के बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो संगत कोण समझ चुके हैं, संगत कोण कौन होता है, और संगत कोण हमेशा आपस में इक्वल होते हैं इस केस में। ये आपको रटना है। क्या करना भैया? रटना है। पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। आज का दूसरा पॉइंट क्या है? आज का जो दूसरा पॉइंट बताने वाला हूं, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होता है? इसको हिंदी में बोले तो एकांतर कोण, ठीक है। चीजों को ध्यान समझो, हर एक चीज मैं क्लियर करवाऊंगा। जो मैंने प्रॉमिस किया हूं कि आपका मैं पूरा एसएससी का मैथ करवाऊंगा, तो आप समझिए कि मैं पूरा करवाऊंगा, ठीक है। अल्टरनेट एंगल, चीजों को समझना है। तो अल्टरनेट एंगल में क्या होता है ना, ये अब देखिए, अल्टरनेट एंगल 3 है जो, और ये 5, ये अल्टरनेट हुआ। ये अपोजिट समझ लीजिए कि इसका 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 इसका, ये इसका ये इसका। तो एंगल 3 एंगल 5 के बराबर, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर। ये होता है अल्टरनेट एंगल, हमेशा इक्वल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। मैंने ये दो चीज बताया। अब तीसरा पॉइंट आज का क्या है? तीसरा पॉइंट आज का क्या है? मैं पूरे 20 से 22 पॉइंट बताऊंगा आपको। तो तीसरा पॉइंट जो है, इसको ध्यान रखिए। तीसरा पॉइंट को बोलेंगे इंटीरियर एंगल, मतलब अंतः कोण। क्या होते हैं? अंतः कोण, अंदर वाले कोण। हमेशा अंदर वाले कोण का हमेशा जो योग होता है, अंदर कोण में 3 और 6 अंदर में है, तो आप ये कह सकते हो कि एंगल 3 और एंगल 6 का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। एंगल 4 और एंगल 5 का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। क्यों होता है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आज क्या करना है आपको? याद करने। और अगर आज का बात मेरा मान लेते हैं, सब कुछ याद कर लेते हैं, तो आपका ज्योमेट्री इतना स्मूथ बनाइएगा कि आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि हम इतना जल्दी ज्योमेट्री को कैसे सीख गए, ठीक है। चलिए चीजों को, और लाइक भी करते रहना वीडियो को। आगे मैं चलता हूँ, ठीक है। आज का ये 3 पॉइंट होगा जो हमने एंगल से देखा, ठीक है। क्या क्या देखा मैं एक बार रिवीजन करता हूँ। कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। कोरस्पोंडिंग कौन कौन होते हैं? ये और ये, सॉरी ये और ये और ये और ये। अल्टरनेट ये, ठीक है, ये और ये। हमारा इंटीरियर तो अंदर वाले का योग 180 डिग्री। तीनों आपको एंगल यहीं पे याद हो गया होगा, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट मैंने छोड़ दिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, छोड़ना नहीं चाहिए कोई चीज को। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है हमेशा इक्वल। वर्टिकली अपोजिट मतलब क्या हुआ? ये इसका इक्वल, 5 है जो 7 की इक्वल है, 5 है जो 7 की इक्वल है, 6 है जो 8 की इक्वल है, 1 है जो 3 की इक्वल है, 2 है 4 की इक्वल। वर्टिकली अपोजिट आप समझ लीजिए। मैंने अगर भी कहीं पे ऐसा लाइन, ऐसा ड्राइंग मतलब बने, कोई भी चीज में ऐसी आकृति अगर बनती है, मैं इसको अलग पेज पे बताता हूँ, तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा चीजों को समझने में, ठीक है। चलिए देखिए, समझ रहे हैं चीजों को। अगर ऐसी आकृति कहीं भी आपको दिखे, तो ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल
ये इसका इक्वल, अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा है ये बीटा हो जाएगा, ठीक है। ये अल्फा तो ये अल्फा, ये बीटा तो ये, मतलब वर्टिकली अपोजिट, उल्टा। क्या हो गया भैया? उल्टा एंगल। यही मैं समझाना चाह रहा था। तो यहाँ पर देख सकते हो एक और, सॉरी क्या हो गया भाई, एक है जो, मैं दूसरा कलर से बनाता हूँ अच्छा रहेगा। चलिए मैं यहाँ पर से हट जाता हूँ तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल को मैं इधर समझाता हूँ एकदम साफ से। एक एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, एक भी कंसेप्ट गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके, समझना चीजों को। तो देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब देखिए मैंने बोला कि ये और एक और तीन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये हमेशा क्या होते हैं? इक्वल। एक 3 का इक्वल है, 2 4 का इक्वल हो जाएगा, 5 7 का इक्वल हो जाएगा, और 6 8 का। अगर जिन्हीं को लगता है कि नहीं ये सब तो हम पढ़ चुके हैं, ये सब क्या बता रहे हैं, तो उनके लिए मैं बोल देता हूँ कि अगर आप मेरे साथ रहते हो ना तो मैं आपको मैथ इतना सा करवा दूंगा, चीज़ों को समझिए, ये उसको हल्के में मत लीजिए, ये चीज़ को हल्के में मत लीजिए, हर एक चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है ये चीज़, ठीक है। तो ये वर्टिकल। आप बोलिएगा कि अच्छा एक अगर 3 के बराबर है और 3 7 के बराबर है, एक अगर 3 के बराबर है तो 3 7 के बराबर है, तो कह सकते हैं कि एक है जो 7 के बराबर है, एक है जो 7 के बराबर है। अवश्य कह सकते हो, अवश्य कह सकते हो। और ये भी बोल सकते हो कि 3 है जो अगर 7 के बराबर है, तो 7 है जो 5 के बराबर है। तो ये कहते हो 3 और 5 के बराबर, तो ये आपको पता है कि 3 तो 5 के बराबर होता ही है, 3 तो 5 के बराबर होता ही है। अगर एक है जो 3 के बराबर है तो 3 और 7 के बराबर होता है, ये आपको पता है, तो कह सकते हैं कि एक भी है जो 7 के बराबर है। और जब 7 पता है कि बराबर है तो 7 तो 5 के बराबर होता है, तो ये कह सकते हैं कि 5 है जो 3 के बराबर है। आप पता है कि 5 3 के बराबर होता है। तो चीजें देखिए, प्रूफ हर एक चीज मैं करूंगा, हर एक एक पॉइंट को प्रूफ करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? समय देना पड़ेगा। और आज का क्लास क्या करना है, ये बार बार दिमाग में रखिए, आज का क्लास को क्या करना? रटना है, याद रखना है। 4 पॉइंट हमने क्लियर किया। अब हम चलेंगे 5वें पॉइंट पे। 5वां पॉइंट सीखिए, ओके। 5वां पॉइंट देखिए, सीखिए। 5वां पॉइंट है, अगर एंगल, कोई भी एंगल, अगर कोई भी जो एंगल है वो 90 डिग्री से छोटा हो जाए, कोई भी एंगल है अगर 90 डिग्री से छोटा होता है, इसे बोलते हैं न्यून कोण। हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 हो जाएगा कि कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री के बराबर हो, कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री के बराबर हो तो उसको बोलते हैं राइट एंगल। सब कुछ पता होगा वो लोग को, लेकिन आज मैं सब कुछ बताऊंगा एकदम जीरो से। मुझे पता है कि आपको कुछ नहीं पता, मैं इतना जानता हूँ, और ये समझ के मैं पढ़ा रहा हूँ। तो राइट एंगल मतलब क्या हो गया भाई? समकोण। क्या हो गया हिंदी में? समकोण। मैं सारा कुछ बाइलिंगुअल लिख रहा हूँ, चीजों को समझिए। अब मैं बोल दूं कोई एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, कोई एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, कहने का मतलब ये हुआ, और 180 डिग्री से छोटा हो जाए। देखिए मैं 90 डिग्री से बड़ा, सॉरी, ओके, यहाँ पे थीटा रखता हूँ, ओके। यहाँ पे थीटा है जो क्या है? 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। 180 डिग्री से क्या है? सॉरी इधर होगा, छोटा है। तो 90 डिग्री से तो बड़ा हो ही गया और साथ में 180 डिग्री से छोटा हो गया, तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कहे तो हो गया आपका अधिक कोण। मैं इस सारी चीज इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं कोई भी चीज अगर पढ़ाऊंगा और कोई भी चीज मैं प्रूफ करूंगा तो यहाँ पे इस का नाम लूंगा, तो आप समझिएगा अच्छा ये आप तो बताए थे, तो क्या होगा कि आपका चीज क्लियर होगा और आप अच्छा कर पाएंगे। तो 7वां नंबर पॉइंट हो गया आज का, ओके। 8वां नंबर पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, जो आप नहीं पता होगा। 8वां नंबर पॉइंट क्या भाई, कि अगर कोई भी एंगल एक सीधी रेखा है, कोई भी स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा है, कोई भी सीधी रेखा है, तो उस पे जो ये पूरा क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। पूरा कितने डिग्री के बराबर होता है भैया? 180 डिग्री के बराबर होता है। देखिए अब इससे मैं एक चीज करूंगा, यहाँ पे मैंने ये चीज बताऊँ, आपको पता है कि कोई भी रेखा 180 डिग्री के बराबर होता है। देखिए मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, सॉरी, देखिए आपने अभी मैंने क्या बताया, ये इसके बराबर होता है, ठीक है, ये मैंने बताया। और मैंने ये भी बताया कि कोई भी रेखा 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर यहाँ पर एक लाइन बना दे,
तो आप ये कह सकते हैं ना कि पूरा तो 180 डिग्री था, तो इधर अगर अल्फा है, इधर अगर बीटा है, तो आप बोल सकते हैं कि अल्फा और बीटा को जोड़ने के बाद 180 आना चाहिए, क्योंकि एक पूरे सीधी रेखा को हमने दो भागों में बांट दिया, तो इसको इसको मिला के 180 डिग्री तो होगा ही, इस एंगल को मिला के 180 डिग्री तो होना ही चाहिए दोनों को ना, क्या हाँ कैसे भी बांटे, ठीक है, चाहे बराबर बांटे या कुछ बांटे, 180 होना चाहिए। तो एक बात मुझे बताइए, ये भी तो कहीं ना कहीं सीधी रेखा है, ये भी तो कहीं ना कहीं सीधी रेखा है, अगर इसको हम 80 डिग्री मानते हैं तो ये तो 100 होगा, कंफर्म होगा, और ये भी एक लंबी सीधी रेखा है, तो ये 100 होगा तो ये 80 हो जाएगा। देखिए ये बराबर होगा कि नहीं, तो अभी मैंने बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होता है, इक्वल होते हैं। देखिए आपको मैंने यहाँ सामने प्रूफ कर दिया, तो सारे चीजों को आप समझिए ध्यान से, आपने ऐसा ज्योमेट्री नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, मैं आपको सारा, आपको मैंने कितने पॉइंट बताया अभी तक, 8 पॉइंट। अब 9वां पॉइंट क्या पढ़ना है, 9वां पॉइंट सीखो, ठीक है, 9 वाला पॉइंट ये सीखिए। चलिए 9 वाला पॉइंट के लिए मुझे एक बनाना पड़ेगा त्रिभुज, ठीक है, देख लीजिए मैं बना दिया त्रिभुज। अब देखिए हर चीज को ओके। अब देखिए जब भी देखिए कोई भी त्रिभुज, एनी त्रिभुज ए बी सी, अगर ये एक लाइन मैंने बीच में बनाया और ये पैरेलल, ये इसके समानांतर हो गए, इसके पैरेलल हो गए, तो एक चीज आपको दिमाग में घुसना चाहिए कि अगर ये दोनों पैरेलल, अगर ये दोनों पैरेलल, तो आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए, ए डी बट्टा डी बी, अलग कलर से लिखता हूं मजा आएगा, बराबर ए ई बट्टा ई सी। इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो हमेशा इक्वल होता है, हमेशा इक्वल होता है। आपके नीड के अकॉर्डिंग आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए डी छोटा वाला त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज के लिए पूरा ए बी, छोटा वाला त्रिभुज के लिए ए ई, और बड़ा वाला त्रिभुज के लिए ए सी, ये हमेशा इक्वल होता है। और बोल सकते हो डी, छोटा वाला त्रिभुज के लिए डी, और बड़ा वाला त्रिभुज के लिए बी सी। इसका जो रेशियो होता है, इसका जो रेशियो होता है, ये 9 नंबर पॉइंट आपको याद रखना, और ये 10 नंबर पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। देखिए 9 नंबर पॉइंट और 10 नंबर पॉइंट, ये आपको क्यों होता है मैं सारे चीज का प्रूफ बताऊंगा, लेकिन अभी क्या करना है आपको दिमाग में रखना कि जब भी कोई पैरेलल लाइन रहे, डी पैरेलल बीसी हो जाए, कोई भी लाइन अगर पैरेलल रहे नीचे वाला आधार का, तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि इसका रेशियो, इसका रेशियो और इधर का रेशियो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। रेशियो है ना, एडी बटा डीबी रेशियो होता है, कोई चीज बटा में लिखते हैं तो क्या होता है, अनुपात होता है। 9वां नंबर पॉइंट और 10वां नंबर पॉइंट आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब 11वां नंबर जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ये चीजों को समझिए। 11वां नंबर पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो है कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंसी मतलब होता है सर्वसमानता, ठीक है, सर्वग समता, सर्वांग समता क्या होता है, सर्वांग समता। कॉन्ग्रुएंसी मतलब होता है सर्वांग समता, और ये पॉइंट है 11वां नंबर पॉइंट, और इसको समझना है अच्छे से। अब देखिए कैसे समझना है, ठीक है, देख लीजिए। अगर दो ट्रायंगल, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, इसका नाम है ई, और इसका नाम है एफ, ओके, समझ रहे हैं चीजों को, ए बी सी डी ई एफ। तो क्या होता है कि अगर ए बी है जो, ए बी है जो डीई के बराबर हो, ए बी ये बराबर है इसका, दो त्रिभुज अलग अलग है, ये बराबर है इसका, ये बोल दे कि बी सी बराबर है ई एफ का, ये बराबर है इसका, ये बोल दे ए सी बराबर है डी एफ का। तीनों मतलब इसका भुजा इसके बराबर है, इसका भुजा इसके बराबर, और इसका भुजा इसके बराबर, ये अगर आपस में बराबर हैं, ये अगर आपस में बराबर हैं, तो ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं ए बी सी, ये सर्वांगम सम होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा त्रिभुज डी ई एफ का। क्यों होगा ये मैं आगे बताऊंगा जब ट्रायंगल बताऊंगा, लेकिन अभी आपको याद रखने हैं कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। अगर तीनों भुजा बराबर, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल एस रूल से, बाई ट्रिपल एस, क्योंकि तीन साइड बराबर, एक दो तीन साइड, तीनों साइड दोनों के बराबर है, तो ये ट्रिपल एस से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया।
और कॉन्ग्रुएंस होते ही मतलब क्या हो गया, जैसे ही कोई चीज कॉन्ग्रुएंस होता है इसका मतलब सारा चीज बराबर, फिर एंगल ए एंगल बी डी के बराबर, एंगल बी एंगल ई के बराबर, एंगल सी एंगल ई के बराबर। जैसे ही कॉन्ग्रुएंस हो गया मतलब सब कुछ बराबर, इसका पेरीमीटर बराबर, इसका एरिया बराबर, मैं सारा चीज बताऊंगा। लेकिन अभी आपको याद रखने हैं कि ट्रिपल एस जब लगता है तो ये कॉन्ग्रुएंस होते हैं। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है ना कि अगर इस त्रिभुज को इसके ऊपर रख दें, इस त्रिभुज को उठा के इसके ऊपर रख दें तो त्रिभुज ढक जाएगा, इस त्रिभुज को उठा के इसके ऊपर रख दे तो त्रिभुज ढक जाएगा। इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्ग्रुएंसी। 11वां नंबर रूल आपको हो गया। ये 11वां का ए था। अब बताऊंगा 11वां का बी। अब बताऊंगा 11वां का बी। ओके, अब देखिए 11वां का बी जो मैं बता रहा हूँ, इसमें मैं 2 त्रिभुज बनाऊंगा। और अभी में क्या चल रहा है? अभी हमारा चल रहा है कॉन्ग्रुएंसी। क्या चल रहा है भैया? कॉन्ग्रुएंसी। चीजों को समझिए ध्यान से, एकदम ध्यान से, ठीक है। अगर अब क्या हो जाएगा कि अगर दो साइड ए बी सी डी ई एफ, दो साइड, कौन कौन साइड? अगर ए बी बराबर है, देखिए इसका इधर लेंगे इसका भी इधर लेंगे डी का, और बी सी बराबर है ई एफ का, ओके, और एंगल बी बराबर है एंगल ई का, तो ये ए से एस रूल से क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। अब क्यों हो जाएंगे ये तो मैं कल अभी नहीं बताऊंगा, आपको पता है। ये चौथे 5वें लेक्चर में बताऊंगा ज्योमेट्री के, और बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए दो एंगल, दो दो सॉरी दो भुजाएं ए बी डी, ए बी बराबर है डी का, बी सी बराबर है ई एफ का, और इनके बीच का एंगल ऐसा नहीं कि ये एंगल, जब भी दो दो देखिए मैंने बीच में क्यों लिखा एंगल को, दो साइड और उसके बीच का एंगल, दो साइड उसके बीच का एंगल इधर करते तो ये ए सी अगर लेते हैं, ए सी और डी एफ लेते हैं, बी सी और ई एफ लेते तो इसके बीच का ये एंगल बराबर होना चाहिए था। ऐसा नहीं कि दो साइड लेंगे और इस एंगल को लेंगे तो ये नहीं होगा सर्वांगसम, ये ध्यान रखिएगा। ये दोनों मतलब ऐसा बनेगा तभी हम सर्वांगसम करेंगे ऐसे इस रूल से। और जैसे ही सर्वांगसम हो गया सब कुछ बराबर हो गया। मतलब ये हो गया कि आप इसको सर्वांगसम कर दिए तो आप ये कह सकते हैं कि ए सी बराबर है अब, ए सी बराबर है अब डी एफ के, ये भी बराबर हो जाएगा। ए सी बराबर है अब डी एफ के। और फिर आप क्या कहेंगे भैया, ए सी जब बराबर है डी एफ के तो कह सकते हैं आपकी एंगल डी बराबर एंगल ए का, एंगल बी बराबर एंगल ई का, एंगल सी बराबर है एंगल एफ का। जैसे ही सर्वांगसम हो जाए तो सब कुछ बराबर हो जाएगा। 11 का रूल नंबर बी। चलेंगे 11 का रूल नंबर सी के साथ। ओके, 11 का रूल नंबर सी क्या कहता है भाई, आप इसको समझो ध्यान से। 11 का रूल नंबर सी कहता है, देखो सॉरी मैं इसको मिटाता हूं। देखिए तो ये क्या कहता है, ये इसको आप समझिए ध्यान से, एकदम चीजों को आपको ध्यान में रखना, ठीक है। देख लीजिए दो त्रिभुज एकदम सेम। चलिए चीजों को सीखिए। अगर ये हो गया ए बी सी, इसका नाम रखता हूँ डी ई एफ, कुछ भी नाम रख दिए कोई दिक्कत नहीं। अगर हो जाए, अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर दो एंगल, एंगल ए बराबर है एंगल डी के, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, चीजों को समझिए, चीजों को समझिए क्या मैं लिख रहा हूँ, हर एक चीज को ध्यान में रखना। और कोई भी एक साइड, अगर दो एंगल, कोई भी दो एंगल, ठीक है, अगर इसका ए लीजिएगा तो इसका डी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ए बराबर एफ का, ऐसा मत करिएगा। अगर इसका ऊपर वाला एंगल लेते हैं तो इसका भी ऊपर वाला एंगल, अगर कोई भी दो एंगल बराबर हैं, ये दो एंगल बराबर हैं, और कोई भी एक साइड, चाहे ए सी को लीजिए चाहे बी सी को लीजिए चाहे डी एफ, अगर ए सी लेते हैं तो इधर डी एफ लेना पड़ेगा, अगर इधर बी सी लेते हैं इधर ई एफ लेना पड़ेगा। मतलब जो इसका ले रहे हैं उसका इधर भी लेना पड़ेगा। तो कोई भी दो एंगल और कोई भी एक साइड, कोई भी दो एंगल और कोई भी एक साइड अगर बराबर हो, एक साइड में मान लेता हूँ बी सी लेता हूँ, ठीक है, मैं बी सी लेता हूँ, बी सी बराबर ई एफ के, तब भी क्या होगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। और सर्वांगसम का साइन है बराबर, और ऊपर में इस तरह से लहराता हुआ, ठीक है। देखिए लाइव क्लास जब मैं कराऊंगा तो लाइव क्लास में प्रेजेंट रहिएगा तो आपको क्या फायदा होता है कि लाइव क्लास में चीजों को आप अच्छे से समझ पाइएगा, इंटरेक्शन होता है। लाइव क्लास में कमेंट देखते हैं, कमेंट पढ़ते हैं तो क्या होता है कि पढ़ने में थोड़ा इंजॉय आता है और पढ़ने में मजा आता है। ऐसा कोई लोग सोचते हैं कि नहीं लाइव क्लास में बस टाइम पास होता है, कमेंट पढ़ते रहते हैं, उससे अच्छा कि हम बाद में वीडियो को देख लें बढ़ा के। तो ये भाई ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके पास इतना भी अगर आप समय के लिए
के लिए अगर आप मतलब कहने का मतलब डेडिकेटेड है तो आप कोई भी एग्जाम निकाल लीजिएगा, आईएएस बन जाइएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कहने की चीज़ें हैं। आप लैब क्लास में अच्छे से पढ़ सकते हो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग लैब क्लास में पढ़ें मैथ को, तो मैथ आपका अच्छा से समझ में आएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके, चलिए डी ई एफ हो गया। अब जब सर्वांगसम होते हैं क्या कर दीजिएगा भाई, सब कुछ बराबर, फिर आप कर दीजिए डी एफ के बराबर ये है, ये सब ये तो आपके अंदर में चीजें कि जैसे सर्वांगसम होगा तो सारे भुजाएं संगत भुजाएं, मतलब कहने का मतलब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बराबर। ये हो गया हमारा। तो सी, अब 11 का डी रूल बताएंगे। 11 का डी रूल, 11 में मैंने 4 रूल बनाया और चारों रूल आपको याद रखने हैं, और नहीं याद करिएगा तो आप तो भाई परेशान रहिएगा जिंदगी भर। ठीक है, देख लीजिए। अब एक रूल आता है, क्या आता है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है और एक एंगल अगर 90 डिग्री है, ओके। देखिए मैं ए बी सी एंड दिस इज डी ई एंड एफ। ओके, ये हमारा हाइपोटेनस, ये हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, तो अगर अगर कह सकते हैं कि एंगल बी है जो एंगल ई के बराबर दिया हुआ है। हाइपोटेनस मतलब कर्ण, क्या होता है, कर्ण, एस से जिसको डिनोट करते हैं। ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, मतलब लंब हो गया। ठीक है, तो और एंगल सॉरी भुजा AC बराबर है भुजा DF के, ये जो कि आपका हाइपोटेनस है। ओके, और कोई एक और साइड, एक और साइड मतलब आप ले लीजिए कोई भी साइड, BC ले लीजिए, BC बराबर EF का कोई भी साइड, ऐसा नहीं है कि कोई भी साइड। तो ये RHS से क्या हो जाएगा, ये आपस में बराबर हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ये दोनों त्रिभुज को बोल सकते हैं त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। और सर्वांगसम होते ही सारे एंगल बराबर, सारे भुजा बराबर। ठीक है, तो हमने 4 चीज बताया। पहला क्या बताया मैंने, बताइए, देखिए, ट्रिपल एस, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, और हमने बताया RHS। तो RHS तो क्या है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, एक 90 डिग्री, एक कर्ण बराबर और एक भुजा बराबर, एक कर्ण बराबर और एक भुजा बराबर। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न उठ रहा होगा। आप बोलिएगा अगर एक कर्ण बराबर है, ये कर्ण बराबर है, तो एक साइड की क्या जरूरत है 90 डिग्री, अगर कर्ण एक का 5 रखते हैं, इसका भी कर्ण 5 रखते हैं, तो आपके दिमाग में आ रहा है ये 3 और 4, 3 4 का ट्रिपलेट तो 5 होता है। 3 और 4 का ही ट्रिपलेट आपको पता नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करके क्या आता है 5, ये इसका इसका जोड़ने, इसका स्क्वायर को जोड़ने पे क्या आता है, करना आता है। तो बोलेगा यहाँ पे 3 4 5 तो हो ही जाएगा, बोल लीजिएगा। बोलिए कि नहीं, फिर तो हमको एक ही साइड अगर एक हाइपोटेनस दे दे तो हम बता दें कि नहीं ये सर्वांगसम है। तो ऐसा नहीं करिएगा, गलती हो जाएगा। कैसे कि अगर यहाँ पर 5 लिखे हैं, यहाँ पर अगर √24 लिख दें और यहाँ पर 1 लिख दें, √24 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, बताइए तो बताइए पहले क्या होगा, 25, और 25 का कहने का मतलब 25 हो गया, जो कि आपका 5 के बराबर होगा। तो ऐसा नहीं है, एक साइड और एक कर्ण देना जरूरी है, तभी RHS के थ्रू आप इसको सर्वांगसम कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं। तो हमने 4 चीज बताया। साइड एंगल साइड में क्या होता है, दो एंगल, दो साइड, उसके बीच का एंगल। ट्रिपल साइड तो समझेंगे तीनों साइड, एंगल एंगल दो, कोई भी एंगल और कोई भी एक साइड। ठीक है, ये हमने कॉन्ग्रुएंसी में बताया। 11 नंबर पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब मैं बताऊंगा पॉइंट नंबर 12, पॉइंट नंबर 12 बताऊंगा। और पॉइंट नंबर 12 में बताने वाला हूँ सिमिलरिटी। क्या बताऊंगा भाई, सिमिलरिटी। सिमिलरिटी मतलब होता है समरूपता। देखिए उसमें क्या था कि हम एक त्रिभुज को दूसरे को ऊपर उठा कर रख देते हैं, ढक जाएगा। समरूपता मतलब देखने में वैसा लगे, ऐसा नहीं है। ये छोटा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है, ऐसा नहीं। लेकिन समरूप है, कोई एक नजर में देखने में। समरूपता में क्या होता है, उसमें साइड बराबर हो रहे थे, उसमें साइड बराबर हो रहे थे कॉन्ग्रुएंस होने के बाद। लेकिन इसमें सिमिलर होने के बाद क्या होगा, इस साइड का रेशियो बराबर, क्या हो जाएगा भाई, साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा। तो हम आइए देखते हैं इस समरूपता को हम कैसे जानेंगे। ओके, देखिए अब समरूपता हम पढ़ रहे हैं, तो समरूपता के लिए मुझे त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ओके, देख लीजिए। ठीक है, मैंने बराबर नहीं बनाया, मैंने जान से बराबर नहीं बनाया त्रिभुज को। ठीक है, अब देखिए
समरूपता में पहला होता है ट्रिपल ए, उसमें मैंने क्या पढ़ा था, ट्रिपल ए साइड साइड बराबर, अगर एंगल बराबर है, एंगल त्रिभुज ए सॉरी ए बी सी त्रिभुज और त्रिभुज डी ई एफ, चीजों को समझिए सारे, मैंने क्या आज का क्लास को क्या करना है, रटना है। तो एंगल ए अगर बराबर है एंगल डी के, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, एंगल सी बराबर है एंगल एफ के, अगर तीनों एंगल बराबर दोनों त्रिभुज के, दोनों त्रिभुज के तीनों एंगल बराबर है, तो आप बोलेगा तीनों एंगल जब बराबर है तो त्रिभुज तो बराबर हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। नहीं, मैं अगर एक त्रिभुज बना दूं इस तरह से, इसका एक 60 बना दूं, इसका एक 40 बना दूं, इसका एक 80 बना दूं, एक मैं एक सा त्रिभुज बना दूं, ठीक है, एक इसका 40 बना दूं, एक इसका 80 बना दूं, एक इसका मैं 60 बना दूं, तो ये भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री, लेकिन इसमें देखिए कोई भुजा बड़ा होता है, कोई भुजा छोटा होता है, तो ऐसा नहीं, अगर अलग अलग एंगल रहेगा तो त्रिभुज का साइज घट बढ़ सकता है, ठीक है, ऐसा ध्यान मत रखिएगा कि अगर एंगल बराबर है तो त्रिभुज का साइड बराबर होगा, ऐसा कभी भी भूल करने की कोशिश मत करिएगा। हाँ, अगर साइड बराबर है ना तो एंगल बराबर होगा, ये ध्यान रखिएगा, साइड बराबर है तो एंगल बराबर होगा, और एंगल बराबर तो साइड बराबर होना जरूरी नहीं है, ठीक है, मैं बताऊंगा प्रूफ करके। अगर ये क्राइटेरिया अगर आपको कहीं दिखता है तो त्रिभुज ए और त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ है, ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर, सिमिलर का ये होता है, सिमिलर का बस ये होता है, सर्वांग समता का मैंने क्या बताया था, इस तरह से, सिमिलर का क्या होगा, इस तरह से, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना, सर्वांगता में इक्वल होगा नीचे, और सिमिलरिटी में क्या होगा, समरूपता में केवल ये साइन। और जैसे ही सर्वांगसम हो जाए तो दिमाग में एक चीज आ जाएगा कि ए बी, देखिए सर्वांगसम होते ही तो ये एंगल तो बराबर होंगे ही, यहाँ पर तो एंगल पहले से दिया है, और नहीं भी आएगा तो एंगल बराबर हो जाएंगे, ठीक है, एंगल बराबर हो जाएंगे, लेकिन साइड कभी बराबर मत करिएगा, ऐसा मत बोल दीजिएगा कि ए बी बराबर है डी का, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि इसमें समरूपता में, वो कब होता है, सर्वांग समता में, कहाँ होता है, सर्वांग समता, समता मतलब क्या हो गया, समता मतलब सब इक्वल है, यहाँ समरूपता देखने में कैसा, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ए बी बट्टा डी, देखिए रेशियो बराबर था, क्या होता है रेशियो, अगर ये 5 है ये 4 है तो 5/4 लिखेंगे ना, तो इसको भी कह सकते हैं, देखिए ए बी बराबर हमने क्या कहा भैया, डी, अब हम बोलेंगे बी सी बराबर बी सी बटा ई एफ, ये सब क्या बराबर है, बीसी मतलब इसको, ये भी 5 होगा और ये भी 4 होगा, रेशियो, रेशियो समझ, रेशियो क्या होता है ना, ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पर 10 लिख सकते हैं और यहाँ पे 8 लिख सकते हैं तो वही हुआ, 10 वाट का मतलब क्या हो गया, 5 और 4, क्यों 5 दूनी 10 6 दूनी 8, ठीक है, यहाँ पर आपका 20 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 16 भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं, लेकिन जब उसको रेशियो बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है, देखिए अब बोल देंगे कि ए सी बटा डी एफ क्या है, सबका रेशियो, तो समरूपता में क्या सीखते हैं, रेशियो बराबर, और सर्वांग समता में क्या सीखते हैं, बस बराबर, भुजा ही बराबर, लेकिन यहाँ पर साइड का रेशियो बराबर होता है दोनों त्रिभुज का, ये बराबर हो जाता है, और आगे देखेंगे तीन दोनों का पेरीमीटर भी बराबर हो जाएगा, ये हम पढ़ेंगे आगे, इसका जो परिमाप होगा और इसका जो परिमाप होगा, दोनों को भाग देने के बाद वही बताएगा जो हमारा त्रिभुज है, एक जैसे मान लेता हूँ, यहाँ लिख दो 10 20 30, ठीक है, वहां यहाँ पे लिख दो 20 60 40, देखिए 10/3, 10/30, यहाँ पे ही लिखेंगे ना तो 1/3 हो जाएगा, फिर लिखेंगे BC बटा EF, 3/6 लिखूंगा तो 1/3 ही हो जाएगा, सॉरी मैंने क्या किया, सॉरी, 10 दूनी 20, 30 दूनी 60 और 20 दूनी 40, ठीक है, 10/30, 10 बटा हमने लिखा, 10/20 हमने लिखा, 30/60, ठीक है, 30/7 लिखेंगे, 30/60, ओके, सॉरी 10/20 था ना, सॉरी यहाँ 20 था तो 1/2 हो जाएगा, ओके, 30/60 लिखा, और फिर हमने लिखा 20/40, देखिए इस त्रिभुज के लिए इसको लिए, इसको लिए, इसको लिए, इसको लिए, तो इसको लिए, देखिए सब का मतलब 1/2 आया, 1/2 आया कि नहीं, देखिए, और पूरा जोड़ेंगे 20 और 30 60, 20 सॉरी 20 और 30 50 10 60, इसका पेरीमीटर 60 आया, इसका पेरीमीटर 60 और 20 80 और 40 120, देखिए इसका भी 1/2, तो पेरीमीटर के रेशियो निकाल 1/2, सबका रेशियो निकाले 1/2, तो मैंने बताया यही होता है, इसमें इक्वल नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, ऐसा नहीं होता है, इन दोनों का अनुपात होता है बराबर, ये समरूपता आप सीख गए होंगे, मैं इसको प्रूफ करूंगा बाद में, ठीक है, यहाँ पे प्रूफ करने के लिए यहाँ क्या करना आपको, आज केवल याद कर रहे हैं चीजों को, आज केवल याद कर रहे हैं, 12 नंबर पॉइंट का पहला पॉइंट आपका क्लियर, ठीक है, दूसरा पॉइंट,
12वां नंबर पॉइंट चल रहा है, इसका दूसरा पॉइंट हम देखेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे, ठीक है, देख लीजिए। फिर वही चीज करेंगे, ए बी सी एंड दिस इज डी ई एंड एफ। अब देखिए जो इसमें मैं बताने वाला हूं, देखिए अब उसमें क्या पढ़े थे, देखिए इसमें भी हम लगाएंगे उपयोग ए से एस का, लेकिन यहाँ पर ये नहीं होगा कि दो दो साइड बराबर होगा बीच वाला एंगल बराबर, यहाँ पे ये नहीं, दोनों साइड का रेशियो बराबर हो। मतलब ये हम कह दें कि ए बी को अगर हम डी से भाग करें, ए बी के साइड को, और हम बोल दें बी सी को अगर ई एफ से भाग करें तो बराबर प्राप्त होगा, तो ये हमारा हो गया साइड का रेशियो बराबर। और एक एंगल, चाहे एंगल बी बराबर दे दे एंगल ई के, इनके बीच का, ये दोनों साइड नहीं, इनके बीच का एंगल, तब हमारा हो जाएगा ए बी सी त्रिभुज है जो डी ई एफ का सिमिलरिटी क्या होगा, सिमिलर होगा। यहाँ पे ये चीज होता है, यहाँ पे बराबर नहीं, ऐसा नहीं कि ए बी है जो डी के बराबर है। हमने ये बोला कि ए बी और डी को ऐसे यहाँ पे अगर मैं 2 लिख दूँ, यहाँ पे 4 लिख दूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख दूँ 4, यहाँ पे लिख दूँ 8। देखिए 2/4 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 4/8 करेंगे तो 1/2। ये दोनों का रेशियो हमारा देखते ही मन में आएगा कि दोनों का रेशियो बराबर है, और यहाँ पर एक एंगल 40 डिग्री, यहाँ पर 40 डिग्री, तो आप कहिएगा ये दोनों क्या है, सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है। और सिमिलर होते ही क्या हो जाएंगे, सारे एंगल इक्वल, एंगल ये इक्वल, एंगल ये, और सारे का रेशियो इक्वल। फिर बोल देंगे कि AC का रेशियो, बोल देंगे AC है जो, AC जो है DF के रेशियो के बराबर है, ऐसे बोल देंगे। फिर क्या बोल देंगे, AB रेशियो D। मैं सिमिलरिटी जब पढ़ेंगे ना तो ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन सिमिलरिटी में आपको समझना है। समझ गए आप लोग क्या होता है, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे साइड बराबर ना होता है, यहाँ पे क्या बराबर होता है भैया, यहाँ पे दोनों का रेशियो बराबर होता है, ठीक है। जैसे ही हम सिमिलर कर देंगे तो हम ये चीज लिख सकते हैं, कोई हमें गलत नहीं करेगा। साथ में हम ये भी लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ 1 इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ 1 रेशियो पेरीमीटर ऑफ 2 इसके साइड के रेशियो के बराबर हो जाएगा। और भी जो लिखना सब लिख दो, मीडियन लिख दो, हाइट लिख दो, सब का रेशियो, इसका मीडियन का रेशियो इतने इसके बराबर, इसका हाइट का रेशियो इसके बराबर, इसका परपेंडिकुलर रेशियो इसके बराबर, सब कुछ होगा जब हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी। 2 एंगल हमने पढ़ लिया। अब तीसरा हम जब पढ़ने वाले हैं, चीजों को समझिए। 11 का रूल नंबर 3, ठीक है। देखो हम क्या इसमें पढ़ने वाले हैं, देखिए जो हमने पढ़ा था क्या हमने पढ़ा था सर्वांग समता में, क्या पढ़ा था हमने कि 3 साइड का रेशियो, अगर 3 भुजा बराबर तो सर्वांग सम। लेकिन यहाँ बोलेंगे तीनों साइड का अगर रेशियो बराबर, ए बी सी डी ई एफ, अगर ए बी बट्टा डी लिख दे, ए सी बट्टा डी एफ लिख दे, और बी सी बटा ई एफ लिख दें, इस तरह से अगर बराबर हो जाता है तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। और सर्वांगसम होते ही ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। देखिए इसमें क्या होता है ना, उसमें सर्वांगसम होते ही क्या होता है, उसमें क्या था कि कॉन्ग्रुएंस होते ही सारे साइड बराबर। इसमें क्या होता है कि इसमें सिमिलर होते ही सारे एंगल बराबर हो जाते हैं, ठीक है। और बाकी साइड क्या होता है उस रेशियो में, ठीक है, ये चीज समझिएगा, ठीक है। आपको चीजें क्लियर होंगे तो हमने क्या क्या पढ़ा देख लो, जो अब ध्यान में आपको रखना है। सिमिलरिटी में हमने 3 चीज पढ़ा, सिमिलरिटी में हमने 3 चीज पढ़ा, क्या क्या पढ़ा भैया, ट्रिपल ए, जब तीनों एंगल बराबर, सास पढ़ा, और ट्रिपल एस पढ़ा। और यही हमने कॉन्ग्रुएंसी में हमने 4 चीज पढ़ा, हमने ट्रिपल एस पढ़ा, सास भी पढ़ा, एंगल साइड भी पढ़ा, 2 एंगल 1 साइड, RHS पढ़ा। तो 4 चीज, तो यहाँ से 3 पॉइंट और यहाँ से 4 पॉइंट, जो कि 12 नंबर पॉइंट और कितना नंबर पॉइंट, 11 नंबर पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे पॉइंट नंबर 12 की ओर। ये पॉइंट नंबर 12 क्या है, ओके, ठीक है। सॉरी ये पॉइंट नंबर 12 ही था, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 12 ही था, देख लेते हैं। हाँ ये पॉइंट नंबर 12 था, सॉरी ये पॉइंट नंबर 12 है, कोई बात नहीं, पॉइंट नंबर 12 है। अब हम चलेंगे पॉइंट नंबर 13 की ओर। अब देखिए पॉइंट नंबर 13 में जो सीखेंगे, मैं बता आपको सब कुछ याद रखने। पॉइंट नंबर 13 में देखिएगा, अगर कोई भी सर्कल हो, आप बोलिए कि आप आज सब कुछ बता दीजिएगा क्या, पूरा सर्कल, तो आज पूरे ज्योमेट्री को आपको रिव्यू करवा दूंगा, और ये सारे आपको रटने हैं, क्योंकि मैं सबको प्रूफ करवाऊंगा, और सारे क्यों रटने हैं इसका फायदा मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। चलो मैं बना दूं, अरे यार ये क्या हो गया, इस सॉफ्टवेयर तो गड़बड़ा रहा है यार, कोई नहीं,
ये तो भाग जा रहा है, कोई बात नहीं, फिर से ले लेता हूँ। चलिए देखिए, अगर इस तरह से आए, ये बीच वाला केंद्र O है, मतलब केंद्र है, मतलब सर्कल का केंद्र है। अगर यहाँ पर एंगल 2 थीटा, मतलब यहाँ पे अगर 40 डिग्री है तो यहाँ पर जो एंगल होगा 20 डिग्री हो जाएगा, मतलब खाली थीटा। इसका मतलब ये बोली, ये क्या है, ये एक तरह से इसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क। इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, चाप। तो बोल सकते हैं कि इस चाप के द्वारा, इसी चाप के द्वारा यहाँ पे एंगल बना, तो जो सरकमफ्रेंस मतलब परिधि पर, जो परिधि पर बना कोण है उसका दुगना होता है सेंटर पर बना कोण। इसका उल्टा पढ़ लीजिए, जो सेंटर पे जो बना कोण है उसका आधा होता है इस पे बना हुआ कोण। ये 13 नंबर पॉइंट आपको याद रखने हैं कि अगर यहाँ थीटा तो यहाँ 2 थीटा, यहाँ 2 थीटा तो यहाँ थीटा, बस ये याद। क्योंकि देखिए ये क्या है, देखिए मैं अगर एक और बना दूं एंगल, एक और मैं त्रिभुज बना दूं, मैं यहाँ पर एक एंगल बना दूं, ठीक है, ये क्या है, इससे बना है इस केंद्र पे। और देखिए, सॉरी, अरे यार ये क्या हो गया, चलो, और मैं इससे जैसे इससे एक और, ये क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, चलो, और मैं इससे एक और बना दूं इसी एंगल से। देखिए देखिए, इसी आर्क से बना है केंद्र पर भी और इसी आर्क से बना है इस पे भी। तो यहाँ पर अगर 2 थीटा तो यहाँ पे थीटा। तो कोई भी अगर एक आर्क से बनता है तो जो केंद्र पर होता है वो दुगना होता है परिधि के, और जो परिधि पे होता है वो आधा होता है केंद्र के। ये आपको याद रखना 13 नंबर पॉइंट। क्या याद रखना भैया, 13 नंबर पॉइंट, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ 14 नंबर पॉइंट, ठीक है, देख लीजिए। अब 14 नंबर पॉइंट जो बताने वाला हूँ उसको सीखिए, और इसके लिए देखिए मैं एक और बनाऊंगा त्रिभुज। अब 14 नंबर पॉइंट देखिए क्या है, बन गया, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। तो 14 नंबर जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ, मैं क्या बताने वाला हूँ कि अगर कोई भी डायमीटर, ये क्या हमारा व्यास है, ए भी क्या है, व्यास है, डायमीटर है। तो अगर डायमीटर से कहीं भी एंगल बना देते हैं परिधि पर, ये क्या है, ये अच्छा, ये क्या है, ये क्या है, ये सब क्या है, परिधि है, क्या सरकमफ्रेंस है, क्या है, सरकमफ्रेंस है। आज क्या करना है, रटना है। ये 14 नंबर पॉइंट है, ये 14 नंबर पॉइंट, ये 13 नंबर पॉइंट था, ये 14 नंबर पॉइंट। तो अगर इस डायमीटर से इस परिधि पर कहीं भी एंगल बनाते हैं, उस एंगल का मान कितना होता है, 90 डिग्री। अगर देखिए इससे हम इधर बना दें एंगल, इस पे तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इससे इधर बना दें, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इस पूरे पूरे इस डायमीटर से लेके कहीं भी अगर एंगल ड्रा कर दें पूरे परिधि पर, तो उस एंगल का मान कितना होता है, 90 डिग्री। ये आपको आज याद करने, क्या करने हैं, सॉरी, याद करने। चलिए, सब हमारा पॉइंट नंबर 14 क्लियर। पॉइंट नंबर चलेंगे भैया 15 की। तो पॉइंट नंबर जो 15 कहता है, पॉइंट नंबर 15 क्या कहता है, ये भी सीखना है। तो पॉइंट नंबर 15 देखिए, पॉइंट नंबर 15, पॉइंट नंबर 16 एंड पॉइंट नंबर 17 सब कुछ बताऊंगा यहीं पे। पॉइंट नंबर 15 कहता है कि अगर यहाँ पर केंद्र है, यहाँ पर मतलब ये सॉरी वृत्त का केंद्र है, सर्कल का केंद्र है, और एक यहाँ पर ये जीवा, इसको क्या बोलते हैं, जीवा, मतलब कॉर्ड, क्या बोलते हैं भैया, कॉर्ड। अगर केंद्र से जीवा को आधा भाग में बांटा जाए, अगर केंद्र से कोई ऐसा मतलब हम खींच दें, केंद्र से कोई ऐसा अगर हम लाइन खींच दें जो इस जीवा को अगर आधा भाग में बांट दे, कहने का मतलब इधर 5 सेंटीमीटर, इधर 5 सेंटीमीटर, तो जो ये एंगल हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आपको आज यही याद रखना, बस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और यही मैं बोल दूं, ये देखिए, कोई भी अगर सर्कल से कोई अगर एंगल उसके परिधि को सॉरी कोई लाइन अगर परिधि को टच करता है, इसको बोलते हैं टेंजेंट। इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट, हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। ओके, अब देखिए जो ये स्पर्श रेखा है, अगर इस त्रिभुज से, मैं बोलूँ इस त्रिभुज से सॉरी इस केंद्र से अगर इस स्पर्श रेखा पर कोई लाइन अगर खींच देते हैं, तो वो एंगल कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री। तो ये कह सकते हैं कि त्रिभुज के, ये बोल सकते हैं कि त्रिज्या, ये क्या है, त्रिज्या ना, ये क्या है, त्रिज्या है, रेडियस और टेंजेंट के बीच बना हुआ कोण क्या होता है, 90 डिग्री। रेडियस और टेंजेंट के बीच बना हुआ कोण क्या होता है, 90 डिग्री। रेडियस और एंड टेंजेंट के बीच बना हुआ कोण हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। पॉइंट नंबर 16। अब हम चलेंगे पॉइंट नंबर 17 की ओर।
तो पॉइंट नंबर 17 बोलता है, पॉइंट नंबर 17 क्या होता है, दो चीज अपन समझिए। पॉइंट नंबर 17 क्या बोलता है भाई, ये सीखो, ठीक है। देखिए पॉइंट नंबर 17 बोलता है कि अगर किसी त्रिभुज के, ये थोड़ा छोटा हो गया, कोई बात नहीं, इसको मैं इधर से हटा देता हूँ, ठीक है, सॉरी, चलिए मैं इसको अलग मिटा ही देता हूँ, मैं एक नया बना देता हूँ, चलिए। बस आपका चीज़ क्लियर होना चाहिए, मेरा एक ही चीज़ है कि आप कोई भी चीज़ पढ़ो तो वो अच्छे से कर पाओ, और कहीं भी आपको कोई दिक्कत ना हो इस तरह के सवाल बनाने में, ठीक है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ऐसा करूँगी चारों सड़ गया, ठीक है। अब देखिए आपको थोड़ा लग रहा है कि सड़ गया, ठीक है। जब भी कोई भी सर्कल के अंदर, कोई भी वृत्त के अंदर अगर कोई भी चतुर्भुज हो, ये क्या है, चार भुजा चतुर्भुज, ये क्या है मुझे नहीं पता, अगर कोई भी चतुर्भुज पूरे इसके सरकमफ्रेंस को टच करे, चारों वर्टेक्स इस सबको टच कर रहा है, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में चक्रीय, क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। ये आपको दिमाग रखना, किसी भी वृत्त के अंदर कोई भी त्रिभुज है, सॉरी कोई भी चतुर्भुज है जो चारों, जो उसके चारों जो वर्टिक्स है वो उसके परिधि को टच करता है, सरकमफ्रेंस को टच करता है, तो उस तरह के त्रिभुज को बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज का क्या है कि चक्रीय चतुर्भुज के अपोजिट साइड का, ये अगर P Q एंड R S, तो बोल सकते हैं कि एंगल P प्लस एंगल R इक्वल टू 180, इसका इसका योग 80 और इसका योग 80, सॉरी 180, ठीक है, हमेशा हमेशा। तो ये सब अगर आपको याद रहेंगे ना, तो मैं जब मैं बहुत कुछ चीजें प्रूफ करवाऊंगा तो वहाँ पे कुछ अलग अलग चीजों को मैं बोल दूंगा, तो वहाँ पे अगर ये आपको याद रहेगा तो बहुत मजा आएगा, नहीं ये तो बताए थे, और मैं सारे चीज को प्रूफ भी करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं आपको रटवा रहा हूँ, रटवा नहीं रहा हूँ, ये आपके लिए मैं करवा रहा हूँ कि आगे आपका बेसिक बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए, ठीक है। चीज आप समझ गए। तो 15 नंबर पॉइंट, 16 नंबर पॉइंट, और ये हमारा हो गया 17 नंबर पॉइंट। अब हमारा कितना नंबर पॉइंट बचा है, हमारे पास अब 4 पॉइंट और बचे हैं, ठीक है। 17 नंबर पॉइंट था, ठीक है। 18 नंबर पॉइंट अब चलेंगे। अब देखिए 18 नंबर पॉइंट कहता भैया, 18 नंबर पॉइंट कहता भैया, देखो बोला कोई भी चतुर्भुज हो भैया, अगर उसके चारों भुजा बराबर हो और चारों एंगल 90 डिग्री हो, चारों भुजा बराबर और चारों एंगल 90 डिग्री, तो उसको क्या बोलते हैं, देखिए ऑल साइड इक्वल, ठीक है, ऑल एंगल 90 डिग्री, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ग। अब बोलेंगे ये तो मुझे पता है लेकिन फिर भी जानो, मैं जानता हूं कि आपको कुछ नहीं पता है और मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। तो जब भी कोई भी स्क्वायर, देखिए ये आपके बहुत कंफ्यूज करेगा, जब भी कोई भी चतुर्भुज, ये क्या है, क्या चार भुजा मतलब चतुर्भुज, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों भुजा बराबर और चारों एंगल 90 डिग्री का, चारों एंगल 90 डिग्री का, उसको बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। अब मैं एक देखिए 18 नंबर सवाल हो गया, चलिए मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। चलिए 19वां नंबर जो मैं बनाने जा रहा हूँ, आप इसको समझिए, ओके। देखिए अब मैं एक बना दिया कि कोई ऐसा जिसका आमने सामने का भुजा बराबर, चारों नहीं बराबर, आमने सामने, अगर ये है तो इसका बराबर, ये इसका बराबर, अगर आमने सामने का, मैं बोल दूं अपोजिट साइड, मतलब अपोजिट साइड मतलब आमने सामने का भुजा अगर बराबर है, इक्वल है, और सारे एंगल 90 डिग्री हैं, ये क्या हो जाएंगे, इसको बोलते हैं रिक्टेंगल। इस रिक्टेंगल का मतलब हो गया कि आयत। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण 90 डिग्री, लेकिन आमने सामने का भुजा, सब कोण, इसका सारा भुजा बराबर नहीं है, क्या बराबर है, सारे एंगल बराबर, सॉरी सारे सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। चलिए अब मैं एक चीज बनाऊंगा, देखिए मैं एक चीज बनाऊंगा, कितना नंबर पॉइंट था हमारा, देख लेते हैं, 18 19 नंबर पॉइंट। अब हमारा 20 नंबर पॉइंट, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा तो बराबर है लेकिन एंगल बराबर नहीं है, एंगल 90 डिग्री नॉट, एंगल 90 डिग्री नहीं होगा लेकिन ऑल साइड्स इक्वल, उसको बोलते हैं रोम्बस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रोम्बस। और रोम्बस कहे तो सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज।
समझ रहे हैं चीजों को? मैंने क्या बोला कि जिसका चारों भुजा बराबर है लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं हो, उसको बोलते हैं समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज। चीजों को समझ रहे हैं ना आप? चीजों को बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 20 था। अब पॉइंट नंबर 21 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 21 कहता है कि भैया, पॉइंट नंबर 21 कहता है, देखिए, कहता है, देखिए, कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने वाला पैरेलल, देखिए इसका ये पैरेलल है, समांतर है, और इसका ये पैरेलल है, ये समांतर है। ठीक है, तो ये हो गया जूरी। देखिए, आमने सामने वाले भुजा पैरेलल और आमने सामने वाले जो भुजा है वो इक्वल हो जाए, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। तो इसको बोलते हैं, हम हिंदी में बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। अब दिमाग में समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं? जिसके आमने सामने की भुजा बराबर और पैरेलल हो, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर और पैरेलल हो, उसे बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज। समझ रहे हैं चीज को? अब जो 22वां नंबर पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है, वो आपको याद रखने हैं और इस पॉइंट को रटने हैं। और वो पॉइंट क्या भैया? देख लीजिए, इसको मुझे बनाना पड़ेगा, इसका डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम सही नहीं बन पाएगा, तो इसको मैं एंगल से बना देता हूँ। ठीक है, ये क्या बार बार लेना पड़ रहा है यहाँ इधर से? कोई बात नहीं, आपके लिए तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बस आप लोग पढ़ते जाओ और सक्सेस होते जाओ। ये क्या बन गया? तो जिसके ये एक साइड पैरेलल हो, मतलब कहने का मतलब एक सामने आमने सामने का भुजा एक पैरेलल हो, और ये दो साइड क्या अन पैरेलल, ये एक समानांतर है। देखिए आगे जाके टच कर जाएगा। तो एक साइड पैरेलल हो और आमने सामने के जो इधर का साइड हो, कोई भी दो साइड पैरेलल, और कोई भी दो साइड अन पैरेलल हो, अन समानांतर हो और अनइक्वल भी हो। जरूर नहीं ये सभी ये इसका इक्वल थोड़ी ना, कोई भी साइड इक्वल नहीं है, लेकिन पैरेलल है, एक अन पैरेलल है, इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं भैया? ट्रेपेजियम, मतलब समलंब चतुर्भुज। अभी आपको पता नहीं होगा, रात के 4 बज रहे हैं। देखिए अगर टाइम देखिएगा तो रात के 3:30 हुआ, और मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप सोच लीजिए कि मेरे पास सैटरडे संडे को ज़्यादा समय मिलता है, तो मैं इसके लिए मैं आपके लिए ज़्यादा मेहनत करता हूँ। ठीक है, आपको पता है कि मेरे व्यूज़ नहीं जाते हैं, फिर भी मैं पढ़ाता हूँ और मैं चीज़ों कंटेंट अच्छा देता हूँ आपको। ये पेड कोर्स में सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टेबल। सारे 2200 पॉइंट को याद रखने हैं। अब देखिए मैं सारे 2200 पॉइंट को आपको रिवीजन करवाता हूँ। ठीक है, एक बार पहला मैंने क्या बताया था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। क्या होता है मैंने बता दिया। 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री से कम न्यून कोण, 90 डिग्री बराबर राइट एंगल, 90 डिग्री ज़्यादा तो अधिक कोण। ये देखिए अगर पैरेलल हो जाए डी बी सी का, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, कांग्रेसी मैंने बता दिया कि ट्रिपल साइड, 3 साइड बराबर तो सभी एंगल बराबर, सारा भुजा बराबर, ये आपने देख लिया। तो इस 2200 पॉइंट को देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप चाहिएगा ना तो इस 2200 पॉइंट को मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा। 2200 पॉइंट को 22 मिनट में आप रिवीजन कर सकते हैं। 22 मिनट, अगर आपको याद नहीं होता तो बार बार इसको लिख लिख के नहीं याद करना। ठीक है, पहले आप इसको नोट्स बना लीजिए, लेकिन लिख लिख के नहीं। अब इसको लिख, अगर नोट्स बना लीजिएगा तो उसको बार बार देखिए, बार बार देखिए, और 2200 पॉइंट को क्या कर दे, रिमेंबर रट जाइए। और अगले क्लास में मिलेंगे, हम उसमें पढ़ेंगे सारे चीज़ों को प्रूफ करते हुए, और मजा आएगा ज्योमेट्री पढ़ने में, एकदम मजा आएगा ज्योमेट्री पढ़ने में। एक भी एसएससी के सवाल हो या सीडीएस या कैट के सवाल हो, एक भी सवाल नहीं छूटेंगे, बहुत ही हाई लेवल तक करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और चीज़ों को आप शेयर कर दिया करिए, अपने दोस्तों को रिकमेंड किया करिए और लाइक किया करिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद। ओके।